चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर टीचिंग एप्टीट्यूड। तो बच्चों, टीचिंग का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग? अब हम आगे, अगर हम प्रोफेसर बनने वाले हैं, ठीक है, या फिर अब आगे जाके हम पीएचडी अगर आप कर रहे हो, चलो तो डिफरेंट चीज है, पर पीएचडी में भी आपको आगे पढ़ाने का मौका मिल सकता है, ठीक है, बच्चों को। या आप देखा जाए तो एंड रिजल्ट क्या होगा, मोस्टली प्रोफेसर या टीचर्स ही बनने वाले हैं सब। तो आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग कैसी कराई जाती है, क्या तरीका होता है टीच करने का। जैसे बहुत से हमने ऐसे टीचर्स देखे हैं जिनको नॉलेज तो बहुत है, ठीक है, इतनी भर भर के नॉलेज है, पर जब वो अपने आप को एक एज ए टीचर जब वो पढ़ाने बैठते हैं तो वो बहुत ही कम अपने नॉलेज को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो टीचिंग एक कला होती है, इट इज एन आर्ट, ठीक है, जो हर किसी को नहीं आती। एक बंदा होता है जिसको बहुत ही कम नॉलेज है, समझो कि एक टॉपिक ही उसको आता है, ठीक है, सिर्फ एक टॉपिक, बट अगर उसमें वो आर्ट है ना, तो वो उसी एक टॉपिक को बच्चों को इस तरीके से एक्सप्रेस कर देगा, बच्चों को इस तरीके से समझा देगा कि बच्चे उस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे। और एक टीचर होगा जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, बट स्टिल उसके अंदर वो कला नहीं है, उसको उसके अंदर वो आर्ट नहीं है, तो वो बच्चों को कभी कुछ समझा ही नहीं पाएगा, उसकी जितनी भी नॉलेज है वो दूसरों तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। ठीक है, इसलिए टीचिंग एक आर्ट होता है जो हमें सीखना जरूरी है, इसलिए ये सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, क्योंकि आगे चल के हम सबको प्रोफेसर या एज अ टीचर हमें काम करना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टीचिंग कराई कैसे जाती है, क्या तरीका होता है, क्या पॉइंट्स है जिसको हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए, किन चीजों को हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब टीचिंग क्या है? टीचिंग इज अ प्लान्ड, ये एक प्लान्ड और कोऑर्डिनेटेड एक्ट होता है शेयरिंग नॉलेज। अब जो बच्चों मेरे पास जो नॉलेज है, ठीक है, जो मेरी नॉलेज है वो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो जो भी नॉलेज है, अब वो तरीका है कि मैं किस तरीके से शेयर कर रही हूँ। मेरी नॉलेज को मैं शेयर कर रही हूँ और मेरे एक्सपीरियंस को मैं शेयर करूंगी। जैसे कि अभी मुझे पढ़ाते हुए समझो 4 बैच को अगर मैंने पढ़ा दिया, तो अब मुझे कितना एक्सपीरियंस हो गया है अब तक, कि मैं आप और एक्सपीरियंस और जो मेरी नॉलेज है उसको जब मैं बच्चों तक या आगे जो भी है जो मुझसे लर्न कर रहा है, लर्नर्स तक जब मैं उस चीज को शेयर करती हूँ। पर ये क्या है, एक प्लान तरीका है। जैसे आप देखते हो मैं प्रॉपर एक स्लाइड बनाती हूँ, ठीक है, प्रेजेंटेशन रहती है, उस प्रेजेंटेशन को मैं प्रेजेंट करती हूँ आप लोगों के सामने, और हमारा हमारा फिक्स रहता है कि इस क्लास में हमें इतनी स्लाइड्स करनी है। तो ये सब क्या है? ये प्लान्ड है, कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है, हम शेयर करते हैं क्या, हमारी नॉलेज को और हमारे एक्सपीरियंस को। बेसिकली द प्राइम रोल ऑफ अ टीचर इज टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को देना, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, अंडरस्टैंडिंग करवाना बच्चों के अंदर। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपने अंदर की जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें पता है वो हम देते जा रहे देते जा रहे देते जा रहे, नहीं ऐसा नहीं होता। अंडरस्टैंड भी कराना जरूरी है, ठीक है, कि जब अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैंने समझो आपके सामने आई और मैंने आपको बस बता दिया, डेफिनेशन बता दी, तो ये इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट कर रही हूँ मैं। पर अगर आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनी, तो ऐसी टीचिंग किसी काम की नहीं। ठीक है, तो इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग कराना, और बच्चों के अंदर स्किल्स भी आने चाहिए। जैसे अभी अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं आपको, प्लस आपके अंदर अभी मैं आपको समझा रही हूँ, तो यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है। बट एट द एंड ऑफ द टीचिंग एप्टीट्यूड जब ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, तो आपके अंदर वो स्किल्स, वो कला, वो आर्ट आपके अंदर आ जाना चाहिए, कि आप भी किसी भी बच्चे को आगे जाके या किसी भी लर्नर को आप कुछ भी टॉपिक जो भी आपको आता है वो आप पढ़ा सको। ठीक है, तो स्किल्स भी आनी जरूरी है। तो एक टीचर का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, उसको अंडरस्टैंड कराना भी, और बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर स्किल्स भी लेकर आना, ये भी एक टीचर का ही काम है। या टीचिंग, जहाँ टीचिंग आता है, जहाँ टीचिंग हो रही है, वहां पे इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करना, अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स स्टूडेंट में आनी जरूरी है। ठीक है, समझा क्या बच्चों यहाँ तक? यस मैम। थोड़ा मेरे साथ यस कम्युनिकेशन करो, मैम। क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि आप लोग जगे हुए हैं, तभी मुझे मजा आता है पढ़ाने में, है ना। तो एक्सचेंज, अपनी क्लास कैसी है बच्चों? मैंने पढ़ाया है आपको, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग, मैंने आपको पढ़ाया है। तो कैसी टीचिंग मुझे पसंद है? एक तो टीचर सेंटर्ड होती है ना, एक स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। तो मैं क्या बोलती हूँ, मुझे कौन सी वाली क्लास पसंद है? स्टूडेंट सेंटर वाले हैं। स्टूडेंट सेंटर। पर स्टूडेंट सेंटर में अगर स्टूडेंट पार्ट ही नहीं लेंगे, तो वो स्टूडेंट सेंटर कभी बन ही नहीं पाएगी क्लास मेरी। इसलिए मैं हमेशा पुश करती हूँ आप लोगों को कि बोलो, बोलो, कोई बात नहीं, होने दो शोर, होने दो, इट्स ओके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शोर मैं म्यूट कर दूंगी सबको जब मुझे पढ़ाना रहेगा। पर बोलना जरूरी है, तभी मुझे समझेगा कि हाँ कुछ है बच्चे,
जो जगे हुए हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है। जी मैम, हम जगे हुए हैं। ठीक है। तो टीचिंग समझ में आ गया। अब जब टीचिंग के पीछे लगाया है एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड का मतलब है डेवलप एन एबिलिटी, जो स्किल्स आपके अंदर आनी चाहिए। ठीक है। स्किल्स, पढ़ाने की जो एबिलिटी है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि एक टीचर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है, एकदम पीएचडी किया हुआ है 5-6 सब्जेक्ट्स में, खतरनाक एकदम, इधर उधर जाके मतलब कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, उसको बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसके पास। बट जब बात आती है पढ़ाने की एबिलिटी की, तो एबिलिटी अगर उसके पास नहीं है तो वहां टीचिंग नहीं हो पाएगी। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब है कि आपके अंदर वो एबिलिटी हो बच्चों तक आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके एक्सपीरियंस को समझा देने की, और उनके अंदर भी वही कला, वही स्किल्स आ जाए जो आप में है। ठीक है, तब वो एक एप्टीट्यूड बनता है। तो ये हो गया आपका पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है। तो दस टीचिंग एप्टीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ रिक्वायर्ड एबिलिटी, कि एक एबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो और स्किल्स बने एक गुड टीचर बनने के लिए। दिस इज कॉल्ड टीचिंग एप्टीट्यूड। क्लियर? कोई मुश्किल बात तो नहीं थी, बहुत ही आसान बात थी। क्लियर है? जी इधर किसी को मैम। कोई डाउट? आगे बढ़ो। नो मैम। यस मैम। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग के? बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। ऑब्जेक्टिव तो मैंने अभी बातों बातों में आपको बता दिया कि नॉलेज बच्चों तक, लर्नर्स को एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज एक्वायर करना हो। ठीक है, नॉलेज उनके, उनको नॉलेज मिले। पहला तो ऑब्जेक्टिव यही होगा, क्योंकि अगर पढ़ा रहे हैं तो नॉलेज मिलनी चाहिए। दूसरी है अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना, समझ डेवलप होना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक, अभी मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट किया है, ठीक है, अभी मैं बेसिक बेसिक बेसिक, अब धीरे 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 लेवल बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो अब जब आपको मैंने नीचे से, जब मैं आपका बेस बना दूंगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, जब आप टफ टॉपिक भी आपको पढ़ाऊंगी तो वो भी आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी। मतलब आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी सब्जेक्ट को समझने में। क्यों? क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो चुकी है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। हम बोलते हैं ना हमेशा, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो जब आपको उस सब्जेक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है या मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, जब उसके आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हो कि किस बेसिस पे मैथ्स काम करता है, ठीक है, बेस क्या है उसका, कॉन्सेप्ट, मेन कोर्स क्या है, ठीक है, तो वो समझना, वो डेवलप करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। और वैल्यूज बच्चों, सबसे बड़ी चीज तो वैल्यू ही है। ठीक है, कि हमें सोशली अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने आसपास, अपनी सोसाइटी के साथ किस तरीके से रहना है, किस तरीके से बिहेव करना है। दिस कम्स अंडर वैल्यूज, कि हम अपनी वैल्यूज, टीचर से आप वैल्यू भी सीखते हो, जैसे कि मैं, मेरे से भी आपने कुछ चीजें सीखी होंगी। ठीक है, ज्ञान सर से भी आपने कुछ चीजें सीखी होंगी। ठीक है, जैसे वैल्यूज में बहुत चीजें हम पढ़ाते पढ़ाते भी आपको समझा जाते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। हम अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें बहुत रिस्पेक्ट मेंटेन करनी चाहिए, बच्चों के साथ भी रिस्पेक्टफुल तरीके से रहना चाहिए, बात करनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कुछ वैल्यूज आप गेन करते ही हो। तो टीचिंग में वैल्यूज, बच्चों के अंदर, लर्नर्स के अंदर वैल्यूज को डेवलप करना भी एक ऑब्जेक्टिव ही है। क्लियर है? मैम, एक सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि एटिकेट्स। ठीक है, हाँ, एथिकेट्स भी बोल सकते हैं, एथिकेट्स, ठीक है। पर वैल्यूज बोलोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है। ओके मैम। यस मैम। चलो, इन जनरल में क्या हो गया, टू चेंज बिहेवियर, कि आपका आज जो बिहेवियर है उसको बदलना, उसको चेंज करना। एंड कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट, मतलब हमेशा टीचिंग में ना आप देखोगे बिहेवियर में चेंजेस आता है। ठीक है, जैसे कि अब आपने अब मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ। ठीक है, समझो कि अभी आपको टीचिंग कैसे होती है, क्या होती है, आपको नहीं पता। ठीक है, बट जब मैं आपको पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा दूं तो इससे क्या होगा, आपके अंदर कुछ ऐसे बेसिक, आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे, कुछ बदलाव आएंगे, आपकी समझ क्योंकि बढ़ चुकी है, आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो बदल चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग की डेवलपमेंट हाई हो चुकी है, नॉलेज बढ़ मैम, चुकी है। वॉइस तो क्या हो गया वॉइस को मेरे? ब्रेक ब्रेक हो हो रही गई है? थी मैम बीच में। हाँ जी। ये एक ही बच्चे को ब्रेक हो रही है, सभी को ब्रेक हो रही है? मेरी वॉइस अभी भी ब्रेक हो रही है क्या? अब नो नहीं हो रही ना, मैम, बीच में हो क्लियर है। गई थी। अच्छा, अब ठीक क्लियर है, है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जब भी जब भी आप टीचिंग होती है,
जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा रही हूँ, तो उसमें क्या होता है, अब बच्चों का जो बिहेवियर है आफ्टर एंड ऑफ दैट, जो भी सब्जेक्ट मैंने खत्म किया, आपको समझो आप आपने टीचिंग कभी कराई नहीं है, पर जब मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा दूंगी तो आपकी उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, कॉन्सेप्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको आपके अंदर कॉन्सेप्ट को लेके डेवलपमेंट काफी हो जाएगा। तो आपके अंदर एक ऐसे बदलाव आएंगे कि जब आप ये सब्जेक्ट खत्म होने के बाद जब आप खुद पढ़ाओगे, तो आपके अंदर वो खुद आप चेंजेस देखोगे कि हाँ मैं अब थोड़ा बेटर पढ़ा रहा हूँ, या मेरे अंदर वो थोड़ी एबिलिटी आ गई है जिससे मैं बाकी बच्चों को अपनी जो नॉलेज है वो शेयर कर पा रहा हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? चेंज ऑफ बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, अब ये सिर्फ मैंने आपको स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट को लेके बताया, ऐसी लर्निंग ऐसी टीचिंग हर जगह होती है। टीचिंग लर्निंग जरूरी नहीं है कि एक जब टीचर पढ़ा रहा है तभी टीचिंग हो रही है, और लर्नर जब पढ़ रहा है तभी लर्निंग हो रही है। टीचिंग लर्निंग हम अपनी लाइफ में अपने आसपास हमारे फ्रेंड से भी हम लर्न कर सकते हैं, हमारे पेरेंट्स से भी हम लर्न करते हैं, हमारे टीचर्स से भी, हमारे बड़ों से भी, हमारे छोटों से भी। हम छोटी छोटी चीजें हम अपने लाइफ में लर्न करते हैं। कभी हम देखते हैं ना, कोई जैसे कि आप चल रहे हो रास्ते में, ठीक है, आपने कोई देखा एक लड़का, वो उस कचरा नीचे पड़ा हुआ है, वो उठा रहा है और वो डस्टबिन में डाल रहा है। तो आप वहां देखते हो कि हाँ वो अच्छा कुछ कर रहा है, आप देखते हो ना कि वो कुछ अच्छा कर रहा है, तो वहां पे भी आप लर्न करते हो। ठीक है, आप क्या लर्न कर रहे हो कि हाँ ऐसा हम भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लड़का अच्छा काम कर रहा है। तो आप खुद भी नेक्स्ट टाइम जब आप कचरा देखोगे तो आप उसको उठाओगे और डस्टबिन में डालोगे। तो बच्चों, क्या ये चेंज ऑफ बिहेवियर है? क्या ये चेंज ऑफ बिहेवियर है? यस। ये यस मैम। यस है मैम। ना, ये चेंज ऑफ बिहेवियर है, आप लर्न कर रहे हो। जरूरी तो नहीं है ना टीचर आएगा तभी टीचिंग हो रही है, तभी वो बच्चे ने तो बिना आपको बोले कुछ अपनी हरकतों से ही वो अपना ही तो काम कर रहा था, पर उसके काम करते उसको देख के आप लर्न कर गए। तो चेंज ऑफ बिहेवियर हो जाती है। टीचिंग लर्निंग कहीं पर भी हमारे आसपास हमेशा चलती रहती है, हमेशा। आप डेली अपनी बेसिस में किसी से सब सीखते होंगे, और किसी को आप टीच कर देते होंगे, और अनइंटेंशनली टीचिंग हो जाती है। कभी कभी पता भी नहीं चलता कि आप किसी को मोटिवेट कर जाओ लाइफ में। ठीक है, तो मोटिवेट कर गए को क्या मतलब है कि मतलब टीचिंग हो गई, वहां किसी ने आपसे कुछ लर्न कर लिया है। ठीक है, तो आपको कभी कभी पता भी नहीं चलता कौन आपसे क्या सीख जाए, या आप किससे क्या सीख जाओ। ठीक है, तो द चेंज ऑफ बिहेवियर होता है टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, इंक्लूडिंग मेथोडोलॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, राइटिंग, क्रिएटिविटी, हाइपोथेसिस एक्सेट्रा। तो टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स, स्टूडेंट के अंदर क्या क्या स्किल्स, लर्निंग स्किल में क्या क्या इंप्रूव हो जाता है, जिसमें आप मेथोडोलॉजिकल चीजें, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, राइटिंग सीख जाओ, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव हो जाए बंदा, हाइपोथेसिस मतलब आपको पता ही है ना, कि कोई भी आप हाइपोथेसिस बना पाओ किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, एक आइडिया जिसमें आप आइडिया लगा के एक सोल्यूशन निकाल लो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रिसर्च में हाइपोथेसिस बना रहे हो। हम अपनी लाइफ में भी कोई, अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हमें दिख रही है, ठीक है, हम उसका एक टेंटेटिव सोल्यूशन हमेशा अपने ब्रेन में बनाते रहते हैं। तो हाइपोथेसिस देना, ठीक है। और थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद याद रखना है आपको। क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटेड टू आपकी लर्निंग। ठीक है, टीचिंग हमेशा ऐसी होनी चाहिए बच्चों, जिसमें वो बच्चों के अंदर क्रिटिकल मतलब सोचने की क्षमता, सोच विचार करने की क्षमता। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, आते हैं क्लास में, सुनते हैं, आंख बंद करके अपना सुनते रहेंगे, ना कुछ सोचेंगे ना कुछ दिमाग लगाएंगे, कुछ भी नहीं, बस आएंगे सुनेंगे चले जाएंगे, आएंगे सुनेंगे चले जाएंगे। वो बल्कि यहाँ तक भी उनके अंदर इतना नहीं है कि अनम्यूट करके कुछ पूछ ले या कुछ बोल ले, नहीं, वो आएंगे सुनेंगे चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बच्चों का ज्यादा कुछ होता नहीं है। जब तक आप क्रिटिकल थिंकिंग पे नहीं आते, आप खुद से सोचते नहीं हो, अपना खुद से दिमाग नहीं लगाते, तब तक समझो कि आपके अंदर लर्निंग हुई नहीं है ठीक से। किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ते हो, तो आपके अंदर एक सोचने की एक क्षमता आपकी बढ़नी चाहिए। ठीक है, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता, या आपके अंदर डीप थिंक करो, आप किसी टॉपिक को लेके डीप थिंक करो, सोचो उसके बारे में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। सब्जेक्ट की नॉलेज, किसी सब्जेक्ट की नॉलेज आती है। एंड टू प्रोवाइड सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी, वही वैल्यू वाली बात होगी कि आप एक सोसाइटी के अच्छे नागरिक बनो, एफिशिएंट मेंबर बनो। एफिशिएंट मेंबर मतलब कि आप किसी के काम आओ। ऐसा नहीं है धरती पे बोझ कि आप आए, ठीक है, और अपना आए, अपना खाया पिया, अपना कमाया और चल दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप किसी के तो काम आने चाहिए। ठीक है, तभी आप एक एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी कहे जाएंगे। जैसे चाहे अपने माँ बाप के काम आओ, ठीक है, अपने दादा दादी के काम आओ, ठीक है, अपने से छोटे भाई बहन के काम आओ, उनकी मदद करो,
अपने आस पड़ोस में आप जहां देखते हो कि किसी को आपकी जरूरत है वहां किसी के काम आओ। धरती पे बोझ नहीं बनने का। जो इंसान आता है, अपना खाता है, अपना पीता है, अपने काम करता है, अपना सोता है, अपना उठता है और मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ मैम रही है? बीच वॉइस ब्रेक हो रही थी। हाँ, फोन आ गया था मुझे। अभी ठीक है? भाई अगर वॉइस ब्रेक मेरी यस। होती है ना तुरंत बताया करो, क्योंकि मैं पूरा बोलती हूँ और फिर बाद में बोलते हो आप वॉइस ब्रेक हो गई, पहले ही बोल दिया करो। इतना मैंने बोला उतना तो समझा ना, जो मैं बोल रही हूँ अभी। यस मैम, कुछ सेकंड के लिए मैम भाई बीच बोलते। में थोड़ी नहीं आई थी जब आपने, मैम हाँ हाँ बीच में नहीं आई थी थोड़ी, जब आपने बोला कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, तो उस बीच हाँ। थोड़ी नहीं आई थी। अच्छा, पर समझ में तो आया ना मैंने जो बोला? मैम थोड़ा मैंने सा जो एक बार फिर समझाया। रिपीट कर दीजिए। बाप रे, इतना सारा। नो मैम, बस बाकी थोड़ा सा। बाकी बच्चों को बताओ ना भाई, बाकियों को आवाज आ रही है कि मेरी नहीं आ रही है? सिर्फ मानसी की ही मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? क्लियर है यार। मानसी एक बार अपना नेटवर्क चेक करना, हो सकता है कि तुम्हारे तरफ से भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो ना, तो तुम्हें, क्योंकि तुम बार बार बोल रहे हो कोई बच्चा बोल नहीं रहा, तो हो सकता है तुम्हारे वहां से कोई नेटवर्क नो मैम प्रॉब्लम हो, एक बार देख लो अपना भी। सिर्फ, यस मैम, यस मैम, हाँ एफिशिएंट मेंबर तक जो आपने समझाया वो पूरा समझ में हाँ, आया वहां पे, बस ठीक है बीच ठीक में है थोड़ा ठीक है। सा break हुआ। यस मैम। ठीक है ठीक है, तो मैं यही बोल रही थी कि एफिशिएंट मेंबर होना जरूरी है सोसाइटी के लिए, मतलब आपको किसी के तो काम आना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप धरती पे बोझ रहो, अपना करो, अपनी चीजें करो और फिर चले जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं किसी के काम आना चाहिए। जहां आसपास हमें लगे ना किसी को हमारी जरूरत है, किसी को हमारी हेल्प चाहिए, तो हमेशा अप फ्रंट पे रहना चाहिए। ठीक है? सोसाइटी में पहली बात तो आप लोगों को, आप जाने लोग आपको देखो, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जिनको कोई नहीं जानता, कुछ ऐसे लोग होते हैं, बच्चे नहीं, जिनको कोई नहीं जानता, अपने आस पड़ोस में कोई भी नहीं जानता। ठीक है? और वो थोड़ा इंट्रोवर्ट भी होते हैं, कुछ लोग जो अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है? ये एक नेचर है इंट्रोवर्ट रहना, ठीक है, नेचर है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम किसी के काम जरूर आ सकते हैं। ठीक है? तो आपका नेचर ऐसा होना चाहिए कि आसपास जो सोसाइटी है वो जाने आपको, आपको पहचाने लोग, ऐसा बनना जरूरी है, और ऐसा बनना। ठीक है? ऐसा बिल्कुल मत रहना कि आपको कोई जानता पहचानता नहीं है, आप अकेले अपने, क्योंकि ऐसा था पहले, मैं ऐसी थी। ठीक है? मैं अपना ही एग्जांपल दे दूं, मैं पहले ऐसी थी, मैं इंट्रोवर्ट थी, मैं ज्यादा लोगों से घुलती मिलती नहीं थी, मुझे ज्यादा पसंद नहीं था। बट विद लाइफ जब मैंने चीजों को एक्सपीरियंस किया, जब मैं लोगों से मिली, मैं बाहर निकली, तब मुझे फील हुआ अकेले रहने में वो मजा नहीं है। जब आप दूसरों की थोड़ी हेल्प करते हो, दूसरों के साथ घुल मिल के रहते हो, आप एक एफिशिएंट मेंबर बनते हो, लोग आपको पहचानते हैं, लोग आपको जानते हैं। ठीक है? तब आप एक अच्छे नागरिक हो। ठीक है? तो ऐसा बनने का हमेशा। आगे बढ़ते हैं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर क्या है? जैसे टीचिंग एक आर्ट है, मैंने आपको बताया कि एक वो कला है, एज वेल एज वो साइंस भी है। टीचिंग एक कंप्लीट सोशल प्रोसेस है। ठीक है? क्योंकि टीचिंग जब कराई जा रही है, बच्चों देखो, अगर मैं आपको टीच कर रही हूँ, ठीक है, तो ये मैं सोशली कर रही हूँ, मैं सबको पढ़ा दे रही हूँ, मैं सबके लिए, सबके काम आ रही हूँ, तो ये एक सोशल प्रोसेस है। जैसे कि एक योगा इंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, और वो जाता है योगा डे पे लोगों को योगा कराने, तो कितने लाखों में लोग आते हैं, फिर वो योगा सिखाता है सबको। ठीक है? जैसे रामदेव बाबा हैं, वो भी तो टीच कर रहे हैं। तो टीचिंग क्या होती है? सोशल प्रोसेस है, जहां पे हम दूसरों को पढ़ाते हैं, दूसरों को समझाते हैं। ठीक है? तो टीचिंग इज अ स्किल्ड ऑक्यूपेशन, बता दिया, स्किल होना चाहिए भाई, हर किसी के बस की नहीं है टीच कराना, हर किसी के बस की नहीं है सच में टीचिंग कराना। टीचिंग के लिए आपके अंदर वो एक स्किल होना चाहिए। होते हैं ना कुछ कुछ टीचर्स ऐसे कि हमें ऐसा लगता है इससे बेहतर तो हमें कोई पढ़ा ही नहीं सकता था। एक टॉपिक एक टीचर पढ़ाया, दूसरा टॉपिक एक टीचर पढ़ाया, पर एक टीचर से समझ ही नहीं आ रहा, पर उसके पास बहुत सारी डिग्रीज है, बहुत सारी डिग्रीज है, पर उससे वो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो एकदम हाईटेक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, एकदम बड़े बड़े शब्द यूज कर रहे हैं। अगर वो इतने बड़े, अब बच्चे जो उनके पास सीखने आए हैं, ऑब्वियसली उनको वो सारे वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स, वो सब नहीं पता, तभी तो आपके पास सीखने आए हैं। तो आपको बच्चों के लेवल पे आके उनको उस तरीके से समझाना जरूरी है। जब आप बच्चों के लेवल पे आके और बच्चों की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके जब आप पढ़ाते हो, तो वही एक टीचर, स्किल टीचर कहलाता है। ठीक है? तो एक छोटा सा टॉपिक एक टीचर पढ़ा देगा जिसके पास शायद कोई डिग्री भी नहीं है, और एक टीचर बहुत सारी डिग्री लेके एकदम टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों को उससे समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये स्किल ऑक्यूपेशन है, ये समझना जरूरी है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए।
तो एवरी सक्सेसफुल टीचर इज एक्सपेक्टेड टू नो द जनरल मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। तो हर एक टीचर से ये उम्मीद की जाती है कि उनको ये टीचर लर्निंग के जो मेथड्स होते हैं ना, जनरल मेथड्स, वो आने चाहिए। टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ठीक है, तो टीचिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें डेवलपमेंट होती है बच्चों की और लर्निंग होती है। तो मोस्ट डिजायरेबल स्किल्स ऑफ टीचर, तो टीचर के मोस्ट डिजायरेबल स्किल्स कौन से होते हैं? टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ये तो हमने देख लिया था। टीचिंग शुड नो हिज सब्जेक्ट थॉरली वेल, टीचर को अपने सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आप समझो कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ाने तो आ गई, तब पर टीचिंग एप्टीट्यूड का ना मेरे को टी पता और ना मुझे ए पता, तो क्या मैं आपको टीचिंग करा पाऊंगी? मैं तो दुनिया की यहाँ वहां की बातें करके चली जाऊंगी, अगर मुझे नॉलेज ही नहीं है तो। इसलिए टीचर को उस सब्जेक्ट की, वो जो पढ़ा रहा है उसकी बहुत अच्छी नॉलेज होनी जरूरी है, तभी वो एक अच्छा टीचर बन पाएगा। टीचर शुड हैव एनालिटिकल स्किल्स, एबिलिटी टू ब्रेक डाउन ए प्रॉब्लम इनटू कंस्टिट्यूएंट पार्ट। एक बहुत, जैसे बहुत डिफिकल्ट टॉपिक हो, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को शायद रिसर्च में वो डिडक्टिव एंड इंडक्टिव बहुत डिफिकल्ट लगता है, बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं आता वो, मतलब उसके लिए पूरी एक क्लास लेनी पड़ती है अच्छी खासी। तो जब वो डिडक्टिव और इंडक्टिव को अगर, ओके, तो बच्चों आज क्लास बस और 10 मिनट चलेगी, क्योंकि आज की क्लास हमारी सिर्फ 40 मिनट की है, क्योंकि हमारा जो जूम का हमें रिचार्ज कराना है उसके लिए आज हमारे पास वो है नहीं। ठीक है, तो आज हमने वो जनरल 40 मिनट्स वाली क्लास की है, तो और 10 मिनट क्लास होगी आज। ठीक है, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी, तो क्लास जब खत्म हो गई तो आप लोग अपना अपना काम कर लेना, अपनी पढ़ाई कर लेना। ठीक है, उसके बाद 9:30 बजे भी आज 40 मिनट्स की क्लास होगी, और जो ज्ञान सर लेंगे वो भी 40 मिनट्स की होगी आज क्लास। ठीक है, सबको मिल गई ये इन्फॉर्मेशन? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैम। यस ठीक है, मैम। तो 10 मिनट और क्लास रह गई है बस अब। तो टीचिंग शुड हैव एनालिटिकल स्किल्स, मतलब टीचर के अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए जिसमें अगर वो कोई डिफिकल्ट टॉपिक है उसको ब्रेक ब्रेक करके बच्चों को, जैसे एक बहुत बड़ी गाड़ी है, समझो कार है। अब कार आप बाहर से देखोगे तो आपको समझेगा नहीं कि कार काम कैसे करती है। तो अगर अच्छा टीचर होगा तो क्या करेगा? वो अगर उसको कार पढ़ानी है बच्चे को पूरी, तो वो क्या करेगा? वो टायर निकालेगा, ठीक है, वो ऊपर वाला पार्ट निकालेगा, अंदर की सीट निकालेगा, अंदर का जो मोटर वोटर होगा वो सब निकालेगा, उसको ब्रेक डाउन करके पूरी कार को ब्रेक 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 करके फिर वो हर एक पार्ट को बच्चे को एक्सप्लेन करेगा। तो जब वो आप समझो, खुद इमेजिन करो कि जब वो कार को पूरा ब्रेक कर दिया और उसके हर एक पार्ट को फिर निकाल निकाल के आपको दिखा दिखा के जब टीचर पढ़ाएगा, तो आपको एक पूरी कंप्लीट कार की इंफॉर्मेशन, की वो कैसे काम कर रहा है, कैसे वो एवरेज देता है, उसको पेट्रोल कैसे वो यूज कर रहा है, कैसे वो मोटर चल रहा है, कैसे गाड़ी वर्क करती है, तो ये सबकी नॉलेज आपको कितनी अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो इसलिए ये एबिलिटी भी टीचर के अंदर होनी चाहिए। वन पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड स्टूडेंट, वही बात जो मैंने आपको कही, अभी कही थी कि टीचर के पास बहुत डिग्री है पर वो बच्चों के साथ रिलेट ही नहीं कर पा रहा, वो अपने टेक्निकल वर्ड्स, बड़े 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 शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो और फिर उस वो बच्चों के साथ रिलेट ही नहीं कर पाएगा। तो जो बच्चों के साथ रिलेट नहीं कर सकता वो बच्चों को उस तरीके से पढ़ा ही नहीं सकता। इसलिए टीचर की पर्सनालिटी, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि क्लास में आ रहे हो एकदम एकदम सूट बूट पहन के एकदम। आप देखोगे कि जो ऐसे टीचर्स होते हैं ना, तो उनसे बच्चे थोड़ा घबराते हैं बात करने में। पर एक टीचर जो होता है एकदम नॉर्मल, है ना, अच्छे से आएगा, अच्छे पहन के आएगा, शॉर्ट पैंट पहन के आएगा एकदम नॉर्मल, ताकि बच्चे उससे रिलेट कर सके। ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी भी, ठीक है, और उसकी जो एबिलिटी भी है, मतलब पढ़ाने का जो तरीका है प्लस उसकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, वो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे उससे रिलेट कर सके। एकदम हाई फंडू भी आ गया तो बच्चे उनसे शायद क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे और उसकी बात भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, और एकदम ही नॉर्मल, एकदम ही नीचे वाला आ गया फिर तो बच्चे उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो पर्सनालिटी ऐसी हो जिससे बच्चे कनेक्ट करें, रिलेट करें और उससे समझ पाए चीजों को। टीचर एंड स्टूडेंट, भाई बच्चों ये आप लोगों के लिए ये टॉपिक, इस क्लास के लिए स्पेशली, कि टीचर और स्टूडेंट दोनों को एक्टिव होना पड़ेगा, तभी एक अच्छी टीचिंग पॉसिबल है, जो मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि भाई बोलो बोलो, एक्टिव हो जाओ, एक्टिव हो जाओ। ठीक है, तो स्टूडेंट और टीचर जब दोनों एक्टिव होते हैं तभी एक अच्छी टीचिंग होती है, और टीचर भी तभी एक डिजायरेबल स्किल वाला टीचर कहा जाता है जब स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। ऐसे पैसिव नहीं होना चाहिए स्टूडेंट को एक्टिव होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ू, स्लाइड। यस हाँ, मैम। जी मैम। ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं? जैसे ऑल थ्री वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स में कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया टीचर,
टीचिंग में कौन कौन से फैक्टर, जैसे टीचर चाहिए, स्टूडेंट चाहिए, और एक और क्या चाहिए बच्चों, एक और सिलेबस क्या चीज चाहिए? कुरिकुलम। सिलेबस कुरिकुलम। कंटेंट। हाँ, कंटेंट बोल सकते हो। ठीक हाँ है, हाँ कंटेंट बोल सकते हो। तो ये तीन अरे वेरिएबल्स चाहिए एक टीचिंग होने के लिए। फिर टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा है? मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोग मुझसे कनेक्ट करो, आप मुझसे बात करो, तभी तो एक रिलेशनशिप बन पाएगा। ये कितने बार बोली है मैंने क्लास में बात, बताओ मुझे, कितने बार बोली होगी मैंने ये बात, ये तो मैं रिलेशनशिप मोस्टली बनना आप बोलते ही चाहिए। हो। मैं बोलती हूँ, मेरे को लगता है मैं हर क्लास में इंटरेक्ट बोलती हूँ। होना चाहिए, जी मैम। इंटरेक्शन होना चाहिए, तभी तो मैं आपको पहचानूंगी, मैं आपको यस पहचानूंगी, मैम। आप मुझे पहचानोगे। जब हम एक दूसरे को पहचानेंगे, मुझे आपकी नीड समझ में आएगी। आप लोग बोलोगे ही नहीं, चुपचाप आओगे क्लास में, चले जाओगे, आओगे चले जाओगे, तो क्या मुझे आपकी नीड समझ में आएगी कि बच्चों को क्या समझ में आ नो रहा है, नहीं आ मैम। रहा? है ना? तो आप लोग बोलोगे, है ना, आप सामने से मुझे क्वेश्चन करोगे, आप मुझे पूछोगे, तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ बच्चों को इस लेवल का समझ में आ रहा है। हो सकता है कि आपको इससे भी ज्यादा समझ में आ रहा हो, पर मुझे तो ये बात नहीं समझेगी। अगर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और भी हाई है, तो मैं अपना और भी ज्यादा हाई लेकर जा सकती हूँ कंटेंट। ठीक है, बट वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ये रिश्ता बनाते हो। मैं तो बना रही हूँ, आप कैसे बनाते हो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप। फिर मेथड ऑफ टीचिंग यूज, किस तरीके का मेथड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बच्चों, मैं कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रही हूँ? मैं ऑनलाइन मेथड यूज कर रही हूँ, विद स्लाइड्स के साथ मैं पढ़ा रही हूँ आपको। तो ये मेरा मेथड है। फिर सोशल एनवायरनमेंट, कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे कि आप समझो, अभी हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। आप लोग घर पे हो अपने अपने, ठीक है, कोई बच्चा बिस्तर पे पड़ा होगा, लेट के पैर उठा के पढ़ रहा होगा। ठीक है, कोई खा रहा होगा, कोई खाना बना रहा होगा, किसी के हाथ में बच्चा होगा, रो रहा होगा बेचारा वो, है ना, और एक हाथ में करची चल रही होगी। कोई बच्चा टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ रहा होगा, पर उसके आसपास वाले घर वाले बहुत शोर मचा रहे होंगे। तो ये हमारा इन्वायरमेंट है। क्या ये अच्छा इन्वायरमेंट है बच्चों पढ़ने के लिए? नो इन्वायरमेंट मैम। ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सारे लर्नर, जैसे हमारा स्कूल का इन्वायरमेंट होता था, कि सारे टीचर हैं और सारे लर्नर्स एक साथ बैठे हुए हैं, और पूरे स्कूल में साइलेंस है, ठीक है, क्योंकि वहां पे पढ़ाई हो रही है। तो वहां पे जो लर्निंग होती है, और प्लस हम लर्न कर रहे हैं कि हमारे अब मेरे आसपास भी खुद खूब बातचीत हो रही है, तो मुझे भी डिस्टर्बेंस हो रहा है। जैसे मेरे आसपास भी सब घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, मुझे भी डिस्टर्ब, तो ये इन्वायरमेंट है हमारा। तो सोशल इन्वायरमेंट होना जरूरी है टीचिंग के लिए। जैसे अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एक कमरे में अलग टेबल चेयर पे लाइट लगा के हम प्रॉपरली, जब हम पढ़े शांति से और हमारे आसपास ये डिस्टरबेंस ना हो, तब हम अपना इन्वायरमेंट सही बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट भी बहुत जरूरी है। कितने बच्चे लेट के पढ़ रहे हैं ऐसे पैर उठा के, बता दो सच सच। बैठ के पे बैठ अलग के बैठ पढ़ रहे के। हैं, बिस्तर पे बैठ के हाँ। नींद भी आती होगी, नहीं है नहीं ना? नहीं नहीं। थोड़ा सो कुर्सी। जाते होंगे बीच बीच में, चलो सो जाते हैं मैडम, यही तो बोल, इतना लंबा लंबा एक लाइन नो। बोलती है, 5 मिनट तो सो भी लेंगे। ठीक है, चलो, नहीं सोते तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर। क्या टीचर खुद क्वालिफाइड है क्या वो पढ़ाने के लिए? बहुत बड़ा पॉइंट है। जी मैम। क्या टीचर खुद में उसमें वो क्वालिफिकेशन है क्या जो वो पढ़ाने आया है? ठीक है। फिर स्किल ऑफ ए टीचर, देखो स्किल ऑफ ए टीचर तो बहुत ही जरूरी, मैंने तो देखा है भाई। मैंने अभी रिसेंटली देखा था, एक बहुत छोटी लड़की, मेरे को तो कोई गांव की लड़की लग रही थी वो, ठीक है, अभी मैंने उसकी लेटेस्ट मैंने वीडियो देखी। वो जब 8-9 साल की थी, तब वो इंग्लिश पढ़ा रही थी, और वो कोई गांव की लड़की है। मेरे को एक्चुअली उसकी डिटेल नहीं पता, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी, मुझे देखना है उसके बारे में। वो 8-9 साल की लड़की थी, वो पढ़ा रही थी 11th-12th के बच्चों को इंग्लिश। उसके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है, बट उसके अंदर स्किल्स थी। वो 11th-12th के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को वो इंग्लिश पढ़ा रही थी। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है। आई डोंट नो, ऐसा होते हैं कुछ कुछ लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। और आज की डेट में वो बहुत अच्छा कर रही है, वो बड़ी हो गई है। पर जब वो छोटी थी, 8-9, 8 या 9 साल की थी, तब से उसने 11th-12th के बच्चों की इंग्लिश पढ़ाने लग गई थी वो। इस टाइप की स्किल थी उसके अंदर। टीचर का एक्सपीरियंस, यस, बहुत मैटर करता है। जैसे कि फर्स्ट क्लास में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तब से लेके मैं 4 क्लास पढ़ा चुकी हूँ, है ना? तो ये एक्सपीरियंस से क्या होता है, एक्सपीरियंस से हमारी नॉलेज भी बढ़ती है, कि किस तरीके से हमें बच्चों को और बेटर तरीके से समझाना है, क्या मेथड हम और यूज कर सकते हैं बच्चों को और लर्निंग उनकी बेटर करने के लिए। तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा है, सारे बदमाश बच्चे हैं, पेपर वेपर फेंक रहे हैं, है ना, पीछे से, और कमेंट पास कर रहे हैं, तो ये इन्वायरमेंट में तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है। तो क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा है? इकोनॉमिक फैक्टर है क्या है, ठीक है, क्या वो बच्चे अफोर्ड कर पा रहे हैं क्या क्लास को, है ना?
अफोर्ड, जैसे हमारी तो क्लास चलो फ्री है, पर जैसे अगर आप बेटर कहीं क्लास में जाओगे, किसी इंस्टीट्यूट में अगर आपको लेना है एडमिशन, है ना, तो वहां पे इकोनॉमिक फैक्टर बहुत मैटर करता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी ऑफ स्कूल, ये ऑफलाइन के लिए है सब, ये सब स्कूल वूल की बात हो रही है, हमारे ऑनलाइन से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब वो स्कूल कॉलेजेस या फिर कोई यूनिवर्सिटी है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज क्या है, ठीक है, क्या क्या है, क्या वो बच्चों को कितना, टीचर्स को कितना वो स्कोप देते हैं कि वो लर्नर को, जैसे होता नहीं है क्या, चलो लर्नर को उधर ले जाओ, उस म्यूजियम में ले जाओ, ठीक है, उस म्यूजियम में ले जाओ और वहां पे बच्चे बेटर सीखेंगे। तो ऐसे एक्स्ट्रा चीजें, बहुत सारी चीजें होती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, जो स्कूल की, कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर सब्जेक्ट मैटर, समझो ये सब्जेक्ट में लेकर आ गई हूँ, ये मैटर में लाई हूँ, पर इसका कोई लेना देना होता ही नहीं टीचिंग से, क्या ये आपको काम आता? बिल्कुल भी नहीं आता। फिर पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, तो आपके पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो ये भी फैक्टर अफेक्टिंग है टीचिंग के। आगे बढ़ते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, टीचिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? तो इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, हम रिसर्च बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो मुझे